साकामोटो डेज, एक टॉप टियर असैसिन जो प्यार में पड़ने के बाद अपने हिटमैन का काम छोड़ के एक किराने की दुकान खोल लेता है, पर अंडरवर्ल्ड के लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। एंड डिस्पाइट ऑफ हिज करंट फिजिक ही इज स्टिल अ बैडएस। ये सब आपने अभी तक हज़ारों बार सुन लिया होगा। मैं आपको साकामोटो डेज की स्टोरी बताने नहीं आया हूँ, उसके लिए काफ़ी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर। What I want to discuss is, despite of being a hit show, why do some people still hate it? And इससे पहले शो को लेके मैं अपने ओपिनियंस बताऊं, just a small heads up, मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है, so all my research and opinions will solely be on the basis of season 1. तो let's discuss some common flaws. मैंने इन्हें broadly 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला, overpowered protagonist. एक स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एक कैरेक्टर लो, देन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, उसे रिजॉल्व करो एंड कैरेक्टर में कुछ बदलाव लाओ। चाहे कॉन्फ्लिक्ट जीते या हारे, कुछ चेंज आना ज़रूरी है, फिर चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल। एंड दिस इज़ व्हाट द शो लैक्स। हर एपिसोड में कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट तारो साकामोटो इतना ओवरपावर्ड है कि वो हर लड़ाई आसानी से जीत जाता है। There are no stakes, hence there is no struggle. हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद तारो अपने ओरिजिनल माइंड स्टेट पे लौट आता है। ना इमोशनली कुछ चेंज होता है और ना ही उसके फिजिकल वर्ल्ड में कोई इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से शो एक टेंशन क्रिएट नहीं कर पाता। Which leads to our second point, predictable plots. At first, Sakamoto Days feels fresh, क्योंकि हमारे कैरेक्टर को ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं जो उसे ओवरकम करने पड़ते हैं, लाइक उसका फैमिली रूल, नो किलिंग। This makes his initial fights very interesting. मतलब सोचो, अगर एक प्रोफेशनल बॉलर को एक बॉल देके ये बोला जाए कि इसे उछालना नहीं पूरे रास्ते, डिफ़िकल्ट राइट? पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, द आर्क्स टेंड टू फॉलो सेम पैटर्न। एक विलन आता है, थ्रेट बिल्ड्स अप, साकामोटो की टीम लड़ती है एंड विलन हार जाता है, एंड दिस रिपीट्स। कोई नया स्टेक इंट्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से इट फेल्स टू क्रिएट अ सस्पेंस एंड द फाइटिंग प्लॉट्स बिकम प्रेडिक्टेबल। इस प्रॉब्लम की होने की एक वजह और है, वीक वर्ल्ड बिल्डिंग। जब एक इन्वायरमेंट डिस्क्राइब नहीं होता, वी डोंट नो हाउ द कैरेक्टर्स इन दैट वर्ल्ड इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग्स। हमें साकामोटो का पूरा स्टोर भी नहीं दिखाया जाता। हमें पता नहीं वो वेपन्स कहाँ छुपाता है या उसके घर में कितने कमरे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टोरी में इम्पैक्ट क्रिएट करती है और ऑडियंस के साथ एक डीपर कनेक्ट स्टैब्लिश करती है। इससे हमें कैरेक्टर के एटीट्यूड और उसकी आदतों के बारे में भी पता चलता है, जो बाद में एक अच्छा पे ऑफ क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप कोई भी फेमस शो उठा के देख लो, फिर चाहे वो ब्रुकलिन 99 हो या अटैक ऑन टाइटन्स, वर्ल्ड डिटेलिंग हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड द शोज इन देयर प्लॉट्स। एंड नाउ द फाइनल पॉइंट, लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। ऑल्दो इस शो का प्रोटैगनिस्ट तारो साकामोटो है, बट आई डोंट फील जिसने भी ये शो देखा है वो इस बात से डिसएग्री करेगा कि इस शो को आगे बढ़ाने का काम उसके साइड कैरेक्टर्स करते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग इफ़ बाकी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट अच्छे से की जाए। अब योची नागुमो को ही देख लो, साकामोटो का ओल्ड कलीग एंड अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। इतना अच्छा एसेट होने के बावजूद स्टोरी इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर पाती। कितने ओल्ड मिशंस और इवेंट्स का यूज़ किया जा सकता था, बट दिस एनिमे डेलिबरेटली चूजेस नॉट टू डू सो, मे बी टू सेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टोन। शिन आसाकुरा का लैब आर्क एक मेजर आर्क था, जहाँ साकामोटो एंड टीम को पता चलता है उसके पास्ट के बारे में, कि कैसे उसे माइंड रीडिंग पावर्स मिली और कैसे अब कुछ बुरे लोग उस लैब पर कब्जा कर चुके हैं। सेटअप किलर है, पर कोई पे ऑफ ही नहीं है। एंड बिसाइड्स जो एक्सपेरिमेंट हुए उसकी वजह क्या थी, क्योंकि अभी तो ये सब बस ज़बरदस्ती पावर देने वाले प्लॉट डिवाइसेस लगते हैं। ल्यू, एक चाइनीज़ मॉब बॉस की बेटी, उसकी फैमिली पे अटैक होता है और उसे एक चाबी के साथ भागना पड़ता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी फैमिली ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इतनी सॉलिड बैक स्टोरी पर ट्रॉमा को एक्सप्लोर ही नहीं किया जाता, बस एक एपिसोड में उसके पूरे आर्क को रैप अप कर दिया जाता है। एक अच्छा डिटेल्ड कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टोरी के लिए, फिर चाहे उसका स्क्रीन टाइम कितना भी छोटा हो, वो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेडपूल का वो टैक्सी ड्राइवर, या इन दिस केस माशिमो द स्नाइपर। माशिमो सीज़न 1 में मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, एंड आई थिंक आई नो द रीज़न वाई। एक ऐसी दुनिया जहाँ क्लोज कॉम्बैट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, माशिमो चूजेज अनदर पाथ। वो अपने आप को स्नाइपिंग में इतना अच्छा कर लेता है कि ही कैन यूज़ इट एट एनी एंगल,
एंड इवन बिना टारगेट को देखे। इस सब के बावजूद उसे असैसिन्स अपनी कोर टीम में सिलेक्ट नहीं करते, इंस्टेड एक टेस्ट ड्यूटी दे देते हैं। अ क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी। एंड बिसाइड्स, who doesn't like a badass sniper? He's a character with exceptional skills but still has some limitations. उसकी abilities और state of mind actually achievable लगती हैं, पर उसको और explore करने की जगह he just disappears after an arc. In my opinion, this was a total waste of an awesome character that had enough potential to make this show from good to superb. इसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने रेडिट इंटरनेट पे कुछ इश्यूज़ पॉइंट आउट किए, जैसे पेसिंग इश्यूज़, आर्ट स्टाइल, टोन ऑफ द शो, एनिमेशन क्वालिटी वगैरह वगैरह, पर आई थिंक वो सब बेवकूफ़ हैं। मेरे हिसाब से ये सब वीकनेस नहीं, इनफैक्ट दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस शो। आज के टाइम पे जहाँ एक सांस लेने का सीन भी आता है तो वी स्किप इट, ये शो अपनी पेसिंग को काफ़ी क्रिस्प और टू द पॉइंट रखता है। आर्ट स्टाइल भी आई फील गोज परफेक्टली विद द टोन शो वॉन्ट्स टू सेट। The vibe they are going for is not a hardcore dramatic action thriller, but an action with light-hearted comedy. So मेरा final opinion यही है कि it's a must watch. देखो, despite of these छोटे मोटे flaws, show मज़ेदार तो है, and honestly ये सब देखते वक्त मुझे कभी नोटिस भी नहीं हुआ, ये तो बस वीडियो के रिसर्च करते टाइम चीज़ें पता चली। आजकल जब सब एनिमे एक ही टोन, एक ही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, साकामोटो डेज गिव्स not something new but something fresh. So what I really want to say is कि देखना है तो देखो यार, नहीं देखना तो मत देखो, क्योंकि honestly कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बोलने से कोई देखने नहीं लगेगा और तुम्हारे बोलने से कोई देखना बंद नहीं करेगा। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। बाय।